नमस्कार, मैं प्रणाली और हम पढ़ रहे हैं अपनी बुक द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेणुका गौराणी पार्ट 2। त्रासदी यह है कि हम सब भी कभी बच्चे थे। जब भी कोई हमें बाहों में लेता तो हम अपनी मुस्कुराहट से प्यार फैला देते थे। हम किसी भी समय पर संपूर्ण और सुंदर थे। हम अन्य लोगों पर बिना कोई लेबल लगाए उन्हें भी संपूर्ण और सुंदर महसूस कराते थे। मैं विश्वास से नहीं कह सकती कि कौन सी अवधारणा, घटना या प्रणाली ने हमें खुद से और दूसरों से सवाल करने पर मजबूर किया होगा, लेकिन ये तय है कि हम रास्ता भटक गए हैं। हमने बिना कारण खुश रहने, अच्छा महसूस करने और खुद को या दूसरों का आकलन न करने की क्षमता खो दी है। ये तब से शुरू हुआ होगा जब हमने बाहरी दुनिया से लेबल जमा करना शुरू किया। हम जितने अधिक लेबल एकत्र करते उतना ही अधिक हम अपना अस्तित्व खो देते हैं। समाज आपको एक बक्से में बंद करना चाहता है क्योंकि उत्पादों का विपणन करने का यही आसान तरीका है। यदि आपका रंग सांवला है तो ये वाली फेयरनेस क्रीम खरीदे। ये और भी दुखद है कि आप खुद को और दूसरों को एक लेबल की तरह मानने लगते हैं, लेकिन अब ये मूर्खतापूर्ण व्यवस्था बहुत हो चुकी जो हर किसी को पिंजरे में बंद कर लेना चाहती है। ये प्रणाली मूर्खतापूर्ण है क्योंकि इससे कोई खुश नहीं है और मैं उस प्रणाली को परास्त करने के लिए मौजूद हूँ। इसकी शुरुआत आपसे और मुझसे होती है और इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। स्वयं को और दूसरों को मुक्त करें। मैं जब लगभग 10 वर्ष की थी तो मेरे दादा के भाई की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। याद है कि एक संबंधी ने मेरे बारे में बात की। वो कह रहा था, उसने कहा कि मैंने अपने परिवार की अन्य लड़कियों जितनी अच्छी नहीं दिखती कि मैं अपने परिवार की अन्य लड़कियों जितनी अच्छी नहीं दिखती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और लोग बच्चों की शक्ल सूरत को लेके आकलन करने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि यह सुनकर मुझे कैसा महसूस हुआ होगा? मुझे याद है कि मैं 17 साल की उम्र तक खुद को सुंदर नहीं मानती थी और मैं जानती हूँ कि नकारात्मक मूल्यांकन किए जाने पर कैसा महसूस होता है। लेकिन मुझे ये भी याद है कि मैंने खुद पर कुरूप होने का लेबल लगा लिया था और मेरे बड़े होने तक मेरा आत्मविश्वास टूट गया था। बाद में मुझे असलियत समझ में आई। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हर किसी को दुनिया से अलग अलग तरह के लेबल मिलते हैं और वे खुद को उसी लेबल के अनुसार परिभाषित करने लगते हैं और वो लेबल आपके दिल पर इतनी गहराई तक छाप छोड़ जाते हैं कि फिर आप से उसका बोझ सहन नहीं हो पाता। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप उन सभी लेबलों का त्याग कीजिए जो दुनिया ने आपके ऊपर चिपकाए हैं, जो लेबल आपकी आत्मा से जुड़ गए हैं, और दूसरों को भी उन लेबलों से मुक्त कर दीजिए जो आपने उन्हें दिए हैं। लोगों को परिभाषित न करें। लोगों को एक सीमा के कैद में नहीं रखना चाहिए। उन पर लेबल मत लगाइए क्योंकि आपका एक लेबल किसी के दिल को पीड़ा दे सकता है। और अगर कोई और आपको लेबल दे रहा है, अच्छा या बुरा, तो तुरंत खुद से कहिए, एक और लेबल, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। स्वतंत्र रहिए और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दीजिए। अपने जीवन को बोझ की तरह महसूस मत कीजिए। जब हम खुद को किसी खास वस्तु से परिभाषित करना शुरू करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है और यदि वो चीज़ गलत हो जाती है तो हमें लगता है कि हम असफल हो गए हैं। ये बात सिर्फ हमारे व्यवसाय पर ही नहीं बल्कि हमारे संबंधों पर भी लागू होती है। एक उदाहरण लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं लेखिका हूँ और ये मेरा लेबल है, तो मैं हमेशा यही मूल्यांकन करती रहूँगी कि मेरी कितनी किताबें बिक गई हैं, कितने लोगों ने मेरी किताब को पसंद किया और मेरी किताब के बारे में क्या बातचीत हो रही है। अगर किसी को मेरा काम पसंद नहीं आता तो इससे मेरा लेखन खराब मान लिया जाएगा, है ना? निजी रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम किसी एक व्यक्ति या रिश्ते से जुड़ते हैं तो वो व्यक्ति या रिश्ता हमारे अस्तित्व को परिभाषित करने लगता है। वो व्यक्ति हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकता है।
यदि वो संबंध किसी दिन समाप्त हो जाए तो इससे हमारा दिल टूट सकता है। आपका यह संबंध आपके रोमांटिक पार्टनर या आपके माता पिता के साथ हो सकता है। यदि आपकी माँ आपके प्रयासों को स्वीकार नहीं करती तो क्या इसका अर्थ है कि आप अच्छी बेटी नहीं हैं? क्या मैं सिर्फ लेबलों का संग्रह हूँ? क्या मुझे अपना सारा जीवन एक आज्ञाकारी बेटी, प्यार करने वाली दोस्त, अच्छी बहन, सहायक मित्र, स्मार्ट लेखिका और ऐसे अन्य लेबलों को जो समाज में स्वीकार्य हैं इकट्ठा करने में व्यतीत कर देना चाहिए? अगर किसी दिन मैं असफल हो गई तो क्या होगा? मुझे अपने दुखों से निपटना है, इसलिए अगर मैं अपने दोस्तों को दुख दूं तो क्या होगा? क्या इसके कारण मुझे बुरा व्यक्ति माना जाएगा? यदि मेरी पुस्तकें अच्छा प्रदर्शन न करें तो क्या होगा? क्या मुझे लिखना बंद कर देना चाहिए? मेरा मानना है कि हमारा अस्तित्व दुनिया की दी हुई उपाधियों से कई बड़ा है। कोई विशिष्ट शब्द हमारे मूल अस्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकता। एक लेबल के माध्यम से आपका या मेरा वर्णन नहीं किया जा सकता। हम अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और निजी जीवन के रिश्तों से कहीं अधिक बड़े हैं। ये सब ऊपरी बातें हैं। आप और मैं आसपास मौजूद हर चीज़ का हिस्सा हैं। हर वह जगह जहाँ की हमने यात्रा की है, हर वो व्यक्ति जिससे हम मिले हैं और हर वो शब्द जो हमने पढ़ा है। हर चीज़ हमारी आत्मा पर छाप छोड़ती है, जो हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करती है और बताती है कि हम आज कौन हैं। हम कई छोटी छोटी चीज़ों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे वे गाने जिन्हें हम पसंद करते हैं, वे लोग जिन्हें हम प्यार करते हैं, हमारे साहसिक अनुभव, वो किताबें जो हमने पढ़ी है और उनके किरदार जिन्हें हमने जिया है। ये सब हमारी धारणा है और व्यक्तित्व को आकार देता है। लेकिन यदि हम एक विशिष्ट लेवल तक सीमित हो जाते हैं तो हम अपने व्यवहार, अपनी बातचीत और सोच की उपेक्षा करके खुद को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। शायद इसीलिए आप में और मुझ में कोई अनोखापन बाकी नहीं बचता। हम हर किसी की तरह उसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा व्यक्तित्व या अस्तित्व एक व्यक्ति, एक चीज़ या एक लेबल के इर्द गिर्द नहीं सीमित रहना चाहिए। हमें किसी वस्तु द्वारा परिभाषित नहीं होना चाहिए। हमें कोई पिंजरे में बंद नहीं कर सकता। अगर कोई हमें परिभाषित करने की कोशिश भी करता है तो उसे हमारे व्यक्तित्व के बारे में बात करने में घंटों लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहे रेणुका उत्कृष्ट लेखन कौशल वाली एक महान लेखिका है। मैं चाहती हूँ कि लोग कहें रेणुका इस तरह लिखती है जिसे पढ़कर आपको लगता है कि आप सुरक्षित और अच्छे हैं और कोई आपको समझता है। उसे लिखना और पढ़ना पसंद है। वह ऐसी दुनिया में रहती है जो मानव मन से परे है। वो प्रकृति से प्रेम करती है और उसकी आंखें ब्रह्मांड के किसी रहस्य की तलाश में साफ आसमान को ताक रही हो। उसे कॉफ़ी बहुत पसंद है और वो कॉफ़ी ऐसे पीती है जैसे कि ये कोई दिव्य पेय की बूंद है। मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों पर अन्य लोग ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन आप उन पर ध्यान दे सकते हैं। आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। आप अपनी नज़र में शानदार हो सकते हैं। यदि आप रुककर अपने काम के बारे में मुझे बात कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ता है, मुझे पहले किस बारे में बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि अपने बारे में जानना एक सतत प्रक्रिया है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। आप हर गीत, हर किताब, हर लेख, हर वीडियो और सामने वाले हर विचार के साथ विकसित होते जाते हैं। यही कारण है कि एक बार में खुद को परिभाषित करने से काम नहीं चलेगा। यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो जीवन भर स्वयं में रुचि रखनी होगी। आपको एक बात याद रखनी चाहिए, आप किसी भी लेबल से परे हैं। आपके ऊपर लेबल नहीं लगाया जा सकता। आपको अनिर्वचनीय बनाना है। लोगों को सोचने दीजिए कि आप कौन हैं और आप इस बीच आप अपने लिए ऐसा व्यक्तित्व बनाइए जिसके चलते आपको हर दिन खुद से प्यार होता जाए। यह निर्धारित कीजिए कि आप क्या है और क्या नहीं। एक बात कहूँ, जब आप
आत्मान्वेषण के मार्ग पर चलते हैं तो आपको यह एहसास होगा ये आसान नहीं है, जो अच्छी बात है। लेकिन इसी कारण लोग खुद से हार मान जाते हैं। सुनने में जितना लगता है उससे कहीं अधिक इसे संभाल पाना कठिन है। जब मैंने आत्म अन्वेषण यात्रा प्रारंभ की थी तो मैं अनुभूत होने के साथ भ्रमित भी थी। मुझे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू किया जाए। मैं कोई विषय नहीं हूँ और कोई ऐसी क्रम सूची नहीं जिसका मैं अनुसरण कर पाती। बहुत सारे परीक्षण और गलतियां करने, पढ़ने और प्रयोग करने के बाद मैंने एक सलाह का पालन किया जिससे मुझे अपनी यात्रा शुरू करने में थोड़ी मदद मिली। मेरी सलाह है, यदि आप ये नहीं समझते कि आप कौन हैं, तो ये पता कीजिए कि आप कौन नहीं हैं और आप क्या नहीं बनना चाहते। आप कौन हैं की तुलना में ये जानना अधिक आसान है कि आप कौन नहीं हैं और आप क्या नहीं बनना चाहते। जब आप ये सूची बनाते हैं कि आप कौन नहीं हैं और आप क्या नहीं बनना चाहते, तो आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आपको क्या पसंद है और आपको कुछ चीज़ें क्यों पसंद नहीं। इससे आपको अपनी पसंद, अपने सिद्धांतों और सोच के तरीके को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। आप उन चीज़ों की सूची बनाकर आरंभ कर सकते हैं जो आपको नापसंद है या आप जिनके खिलाफ है, भले ही वे चीज़ें समाज द्वारा अच्छी और स्वीकार्य समझी जाती हो। और साथ ही ये आप सब लिखिए या दिमाग में नोट कीजिए कि आपको वो चीज़ें पसंद क्यों नहीं। कार्य, आपका ये कार्य है कि प्रतिदिन 5 मिनट अकेले बैठें जब आपके आसपास कोई व्यवधान न हो। खुद को अपने व्यक्तित्व में डूब जाने दीजिए। 1 या 2 ऐसी चीज़ें लिखिए जो आपको अपने बारे में पसंद नहीं है और फिर लिखिए कि आपको वो चीज़ें क्यों पसंद नहीं है। इससे अपने मूल्यों को जानने में मदद मिलेगी और आप खुद के थोड़ा और निकट आ पाएंगे। इतना ही नहीं, आप ये भी समझेंगे कि आप केवल अनुसरण नहीं करते और आप खुद को दी गई हर परिभाषा को स्वीकार नहीं करते। इससे आपको दुनिया की परिभाषा को स्वीकार किए बिना स्वतंत्र रूप से सोचने में मदद मिलेगी। हालांकि मैं आपको एक चेतावनी देना चाहती हूँ, जैसे जैसे आपको ऐसी और बातें पता चलेगी आप जिनके खिलाफ है लेकिन दुनिया जिन्हें स्वीकार करती है, तो उन चीज़ों को किसी के साथ साझा न करें। हाँ, मैं आपसे अपनी राय अपने तक रखने के लिए कह रही हूँ। लोगों को यही सोचने दें कि आप उनसे सहमत हैं, और ये इसलिए नहीं कि आपको लोगों को खुश करना है या आप अपनी राय व्यक्त करने में डरते हैं, बल्कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया जोकरों से भरी है। हर कोई खुलेपन को स्वीकार नहीं कर सकता कि 2 लोगों के बीच मतभेद भी हो सकते हैं। उनके पास जाकर उन्हें अपनी धारणा मत बताइए। ये मत सोचिए कि लोग आपसे सहमत होंगे। यही कारण है कि अधिकांश लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना मत सामने रखा तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी डर के कारण अधिकांश लोग केवल अनुसरण करते हैं, किंतु वे स्वयं विचार नहीं कर पाते। ध्यान रखिए कि आप ये गलती न करें। पूछे जाने पर ही अपनी राय दें, अन्यथा अपने विचार अपने तक ही रखें। मुझे हमेशा यही करना था। मैं जानती हूँ लोग मेरे जैसे नहीं हैं। उनकी परवरिश, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अनुभव मुझसे थोड़े अलग है। इसलिए ये तय है कि उनकी राय और मुझ में थोड़ी अलग होगी। मैं उनकी राय के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं करती और न ही अपनी राय के आधार पर किसी को अपना मूल्यांकन करने देती हूँ। उनकी राय अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमसे श्रेष्ठ हैं। यदि आप शांत रहकर दूसरे व्यक्ति की बातें सुने तो आपको अवश्य एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। इसलिए उन सब चीज़ों की एक सूची बनाइए जो आपको लगता है कि आप नहीं हैं या जो आप बनना नहीं चाहते। जब मैं कॉलेज में थी तो लगभग हर दूसरा छात्र शराब पीता था। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि कम से कम कोशिश तो करो। फिर भी मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ और ऐसी कभी बन भी नहीं सकती। यदि आपने एक बार अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया तो अपने सिद्धांतों को धोखा देने की आदत बन जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको शराब पीना चाहिए या नहीं।
मैं ये कह रही हूँ कि मैं उसे आजमाना भी नहीं चाहती, इसलिए मैं अपनी बात पर अड़िग रही। अब अपनी बात पर अड़िग रहने की आपकी बारी है। ये कारण था कि लोग मुझे अक्सर गलत समझते थे और अकेला छोड़ देते थे। मैं किसी समूह का केवल सदस्य बनकर सीमित नहीं रहना चाहती थी। मैं उन लोगों के साथ रहना चाहती थी जो मेरे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुकूल हो। ये समझने की बात है कि आपको क्या नहीं चाहिए। एक बार आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं तो फिर आपको व्यर्थ बातें पसंद नहीं आती। आप लोगों से व्यर्थ के मत और बातें सुनना छोड़ देते हैं। आप उन चुटकुलों पर हंसना बंद कर देते हैं जो मजाकिया नहीं है, और आप हर चीज़ के लिए हामी नहीं भरते, क्योंकि अब आपको पता है कि आप क्या नहीं हैं, आप क्या नहीं चाहते और क्या है जो आप कभी नहीं बनेंगे। इससे आपके मानक का स्तर ऊंचा होता है। आपको महसूस होने लगता है कि आप हर किसी की सेवा करने या हर चीज के साथ तालमेल बैठाने के लिए नहीं बने हैं। आपको जो नहीं चाहिए आप उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करना सीख जाते हैं। ये बहुत आसान है। ना कहने में सीखने जैसी कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि आप क्या नहीं चाहते। अपने लिए उच्च मानक स्थापित करें, और जो लोग उन मानकों पर खरे नहीं उतर सकते तो वे स्वयं ही आपसे दूर चले जाएंगे। इस तरह आप अच्छे लोगों को आकर्षित करते हैं और बुरे लोगों से दूर रहते हैं। आपको ऐसे लोग नज़र ही नहीं आते जो आपके लिए अनिष्टकारी हैं। आप एक नज़र में बता सकते हैं कि वे आपके मूल्यों के अनुकूल नहीं है। एकांत के प्रति प्रेम। वेन डब्ल्यू डायर ने कहा था, आप जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं उसके साथ यदि आप अकेले हैं तो आपको अकेलापन महसूस नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि किताब के इस अंश को समाप्त करने के लिए इतना कहना पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन आप एक सेल्फ हेल्प किताब पढ़ रहे हैं, इसलिए आप चाहेंगे कि मैं तब तक कुछ ना कुछ कहती रहूं जब तक आपको ये विश्वास नहीं हो जाता कि एकांत अच्छा होता है। मैं ऐसा नहीं करने वाली। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यही हमारी समस्या है। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमें किसी बात पर विश्वास दिलाए, हमारा हाथ पकड़े और रास्ता दिखाए। और जब लोग हमें यात्रा के बीच में छोड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि जैसे सब कुछ अंधकारमय है और डरावना है। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां जाने के लिए आपको अकेले ही चलना होगा। सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, इसलिए सबका रास्ता भी अलग ही होता है। रास्ते में आपको कुछ अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन आखिरकार वे अपनी यात्रा की ओर जाने के लिए दूसरा रास्ता अपना लेंगे और अंत में आप अकेले रह जाएंगे। ये आपको तय करना है कि आप रास्ते में रुककर लोगों पर रोना और चिल्लाना चाहेंगे कि वे आपको छोड़कर चले गए जबकि वे अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं, या आप चलते रहकर अपने सपनों की मंजिल के करीब पहुंचना चाहेंगे। दोनों स्थितियों में आप अकेले ही होंगे, लेकिन रोने और खुद को असहाय मानने अथवा आगे चलते रहने में और यात्रा का आनंद लेने में आपको मज़ा आएगा। ये विकल्प आपके हाथ में होगा। 5वीं कक्षा के बाद मैं 2 साल से अधिक किसी स्कूल में नहीं पढ़ी। मैं कॉलेज तक स्कूल बदलती रही। मैं शुरू में अंतर्मुखी थी और मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी। इस कारण मेरे लिए दोस्त बनाना काफ़ी कठिन रहा, और जब तक कोई मेरा अच्छा दोस्त बन पाता मुझे शुरू से आगाज़ करना पड़ जाता था। हाई स्कूल में मेरी एक करीबी दोस्त थी जो अब विवाहित है, लेकिन स्कूल बदलने के कारण मुझे उसे छोड़ना पड़ा। तब 11वीं-12वीं कक्षा में मेरी एक और करीबी दोस्त थी, लेकिन तब फिर मेरे लिए अपना एक नगर छोड़कर कॉलेज के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ा। फिर और भगवान ने एक और भ्रम पैदा कर दिया। मेरी मुलाकात कॉलेज के पहले ही दिन अपने सबसे अच्छे दोस्त, जो मेरी रूममेट भी थी, उससे हुई। 4-5 महीने तक हम दोनों इतने अच्छे दोस्त रहे कि प्रोफेसरों को भी पता था कि हम हमेशा साथ में रहते हैं। पहली बार मुझे लगा जैसे मुझे सबसे अच्छा दोस्त मिल गया था। लेकिन फिर मैं बीमार हो गई और मुझे 15 दिनों तक अपने घर वापस आना पड़ा। जब मैं वापस कॉलेज गई तो मेरी जगह किसी और ने ले ली थी। मैं जानती थी कि अब मैं उसके लिए मज़ेदार की परिभाषा में फिट नहीं बैठती, इसलिए मैंने साहस करके उससे अपने नए दोस्तों और मेरे बीच किसी एक को चुनने को कहा। आगे की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। उस समय मैं लगभग 3-4 महीने तक अकेली थी।
इन 4 महीनों के अंतराल के बाद मैं कुछ नए लोगों से मिली और वे अब तक मेरे जीवन में सबसे अद्भुत किस्म के लोग थे। मेरी मुलाकात लड़कियों के ग्रुप से भी हुई, जिसे मैं अब भी याद करती हूँ। इन लड़कियों ने मुझे समझाया कि महिलाएं एक दूसरे को ऊपर उठने में मदद करती है और महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा एक दूसरे की ज़रूरत होती है। समाज ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि महिलाएं ही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक महिला किसी दूसरी महिला के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। अब मैं अपनी बात पर वापस आती हूँ। मेरा कॉलेज का समय समाप्त हो चुका था। मैं अपने घर वापस आई तो निश्चित तौर पर हमें एक दूसरे को छोड़ना पड़ा। मैं थोड़े समय के लिए अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन उन्हें छोड़कर ऐसा लगा जैसे मैं अपना एक अंश छोड़ रही हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि सच्ची दोस्ती के बीच दूरियां नहीं आ सकती। सोशल मीडिया के गुरु भी यही कहते हैं ना। शुरुआती कुछ महीने बहुत ही अच्छे थे। मैं और मेरे दोस्त कभी कभी मिलकर कॉलेज के बारे में गपशप लड़ाते थे और कभी अपनी बेवकूफ़ी भरी बातों को याद करते थे और अपने सामान्य जीवन से जुड़ी बातें साझा करते थे। सब ठीक चल रहा था। कुछ महीने बाद सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। हमने फ़ोन पर बातें करने के लिए समय निकालने की कोशिश की, तो भी हमारे पास कहने को अधिक कुछ नहीं था। हम सबके जीवन, व्यवसाय और परिस्थितियाँ अलग थी और हमारी प्राथमिकता भी। उन्हीं क्षणों में मुझे अकेलापन सताने लगा। मुझे पता है, भले ही मैंने ये कहा है कि अकेला होने और एकांत 2 अलग अलग चीज़ें हैं और मैं अपनी बात पर कायम हूँ, परंतु ये भी एक सच है कि आपको वो लोग बहुत याद आते हैं जिनकी केवल उपस्थिति में आपको अत्यंत सहज अनुभव होता है। उनके मूर्खतापूर्ण चुटकुले, उनका कोमल स्पर्श, उनके प्रेरक शब्द और उनकी अनदेखी देखभाल और स्नेह, ये सब आपको उनकी याद दिलाता है। उन लोगों को याद करना जिनके साथ अब आप रह नहीं सकते, और इस बात का एहसास कि आप उनसे नहीं मिल पाएंगे जो कभी आपका हिस्सा थे, ये सभी अकेलेपन को पैदा करने में मदद करते हैं। मुझे एहसास हुआ कि हर किसी के जीवन में लोग मौसम की तरह होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। ये अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि दोस्ती और रोमांस पर आधारित सभी महान फिल्मों और वेब सीरीज़ को देखकर हम ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है जिसे सदा रहने वाला कह सकते हैं, परंतु सब आपके दोस्त या साथी आपको छोड़ देते हैं तो आप ठगा हुआ, अकेला और अधूरा महसूस करना चालू कर देते हैं। आपने और मैंने मन में ये भरोसा पाला है कि लोगों को हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। लोग एम्बुलेंस नहीं है जो आपकी इच्छा से किसी भी समय आपके लिए उपलब्ध हो जाए। उनके पास भी अपनी परेशानियां हैं, उनके पास भी काम है, व्यवसाय है, देखभाल करने के लिए परिवार है, प्राप्त करने के लिए लक्ष्य है और मौन तथा एकांत में लेने के लिए कुछ सांसें हैं। ये कुछ उन कटु सत्यों में से एक था जिसे मुझे स्वीकार करना पड़ा जब मेरा कॉलेज जीवन समाप्त हुआ और मुझे अपने दोस्तों से अलविदा कहना पड़ा। शुरुआत में मुझे बहुत दुख और अकेलापन महसूस होता था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि हमारी शेष जिंदगी ऐसे ही चलने वाली है। ये वयस्क होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जब आपको न चाहते हुए भी अलविदा कहना पड़ता है, जब आपको अपना करियर, अपने आगे बढ़ने के लिए लोगों से अलग होना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि अकेलापन इस यात्रा का एक हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको करियर और दोस्ती में से किसी और एक को चुनना होगा, लेकिन ये अपने आप ही हो जाता है और आप सोचने लगते हैं, मेरे दोस्त मेरे हाथ से कैसे निकल गए। अपना करियर बनाने और सपनों को सच करने की यही तो कीमत है। कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास दोनों रह जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। आपको ये फिल्म किताबों में अधिक दिखाई देता होगा। मेरी पसंदीदा श्रृंखला में एक फ्रेंड्स ये भी है, लेकिन यदि आप इस श्रृंखला को देखें तो वो सब भी 6 दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ घूमते हैं। वे हमेशा ही कॉफ़ी की दुकान में बैठे रहते हैं, लेकिन असल जीवन में तो ये तो संभव नहीं है ना। आपके पास नौकरी, करियर, पढ़ाई और बहुत से काम हैं। आप यूं ही हमेशा एक साथ नहीं रह सकते। तो आइए एक नई धारणा बनाएं, या यूं कहें कि एक समझौता करें कि आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे।
ऐसा इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें जीवन में और भी कई काम हैं और ये सबसे बड़े होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हमेशा साथ रहने की अवधारणा सिर्फ एक कल्पना है जिसे आपने किसी वेब श्रृंखला में देखकर सच मान लिया है। हमारी पीढ़ी में हमेशा साथ रहने का मतलब सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करना है और कभी कभार एक दूसरे की पोस्ट पर कमेंट करना और एक दूसरे को याद करते रहना होता है। बस इतना सही। इसके अलावा अगर आप किसी से कुछ भी उम्मीद कर रहे हैं तो आप खुद ही दुखी रहने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए दूसरे लोगों से अपेक्षाएं न रखें और एक सरल सत्य को समझें। आप स्वयं पर निर्भर हैं। आपके अलावा हमेशा आपके साथ कोई नहीं रहेगा। इसलिए भले ही आपके आसपास लोग हो या आपको भविष्य में अच्छे लोग मिले, तो भी एक बात जान ले, आप किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको अपने दिल में अपने लिए पर्याप्त जगह बनानी होगी ताकि आप खुद के साथ रहकर सुरक्षित और अच्छा महसूस करें। दूसरे लोगों के साथ रहना क्षणिक आनंद या पलायन जैसा नहीं, बल्कि बोनस जैसा लगना चाहिए। स्वयं से पूछिए कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। यदि आप चलते रहना चाहते हैं तो एक विकल्प और चुनें, उस व्यक्ति से प्यार करने का विकल्प, आप जिसके साथ हैं और वह आप स्वयं हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको अपनी यात्रा किसी दावत की जैसी लगेगी। मैंने पहले भी कहा था कि अपने साथ रहना मुझको मुक्त करता है। आप सिर्फ एक दिमाग, एक आवाज़, एक राय और एक धारणा के साथ बंधे हैं। आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते, उन्हें खुश करने के लिए आपको उनके अनुरूप बनने का बोझ नहीं उठाना चाहिए। आपको जब ये पता है कि आप अकेले भी अच्छी तरह चल सकते हैं, तो आपको जीवन की उन सरल खुशियों का अनुभव करके आश्चर्य होगा जिनसे आपकी आत्मा आनंदित होती है। उम्मीद है आप मेरे कथन का आशय समझ रहे होंगे। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आपको लोगों को खुद से दूर ढकेलना है। ऐसा कभी न करें। ऐसे लोगों को ढूंढना कठिन है जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। मैं आपसे केवल इतना ही कह रही हूँ कि आप दुनिया के शोर में खुद को न भूलें। किताब का अगला भाग एकांत को विकास के अवसर में रूपांतरित करने पर आधारित है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने अकेलेपन को एकांत की तरह देखना शुरू करें। उसे अभिशाप नहीं, बल्कि विशेष अधिकार समझें। जब आप अपने साथ चलने को तैयार हो तो अपने सपनों के जीवन की ओर चलना शुरू करना सीखें। क्या हम शुरू करें? भाग 2, एकांत काल का विकास काल में रूपांतरण। अकेले रहने की कला का अभ्यास करें। कुछ लोग इसलिए अकेले रहते हैं क्योंकि उनके पास दोस्त या परिवार नहीं है। कुछ लोग अकेले रहने का अभ्यास करते हैं क्योंकि वे खुद से जुड़े रहना चाहते हैं। जॉर्जिया में एक अमेरिकी आधुनिकतावादी कलाकार थी जिन्हें अक्सर अमेरिकी आधुनिकतावाद की जननी कहा जाता है। उनका जन्म 15 नवंबर 1887 को हुआ था और वे 7 बच्चों में से दूसरे नंबर पे थी। उनका जन्म सन प्रेयरी के पास एक खेत में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल से स्नातक होने तक एक कलाकार बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। ओकीफे ने अपनी पढ़ाई शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट और न्यूयॉर्क में आर्ट स्टूडेंट्स लीग से पूरी की, जहां उन्होंने पारंपरिक चित्रकला की तकनीक भी सीखी। जहां उन्होंने आर्थर वेस्ले डॉक्टर के क्रांतिकारी विचारों का अध्ययन किया, तो उसने उनका दृष्टिकोण और दिशा कलात्मक अभ्यास की ओर मोड़ दी। डॉक्टर के दर्शन ने जॉर्जिया को कला के प्रति सोच के स्थापित तरीकों के विकल्प की ओर निर्देशित किया। उन्होंने पश्चिम टेक्सास में कला पढ़ाते हुए 2 साल तक अमूर्तता का प्रयोग किया। आखिरकार ओकीफे ने अमूर्त चारकोल चित्रों के अनुक्रम के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी शैली विकसित की। कुछ समय बाद जॉर्जिया ने इनमें से कुछ अत्यंत अमूर्त चित्र न्यूयॉर्क में अपने एक मित्र को भेजे। उस मित्र ने उन चित्रों को कला विक्रेता और प्रसिद्ध फोटोग्राफर अल्फ्रेड को दिखाया, जो 1916 में जॉर्जिया का काम प्रदर्शित करने वालों में से पहले व्यक्ति थे। 1920 के दशक के मध्य तक जॉर्जिया अमेरिका के सबसे सफल और महत्वपूर्ण कलाकारों में शामिल हो गई, जो न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतों के चित्र बनाने के लिए पहचानी जाती थी।
ओकीफे अपने करियर के चरम पर थी जब उन्हें न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में बेचैनी होने लगी और वो भीड़ से बचने का तरीका खोजने लगी। स्टिग्लिट्स उनके पति सामाजिक प्रेमी थे, जबकि ओकीफे अकेले रहना पसंद करती थी। वो कहती थी अकेले रहने में एक तरह की आज़ादी है। आखिरकार 1929 में बहुत विचार विमर्श करने के बाद ओकीफे पहली बार न्यू मैक्सिको के लिए रवाना हुई। ये रेगिस्तान में उनकी अनेक यात्राओं में से पहली यात्रा थी। जॉर्जिया ने कई महीने रेगिस्तान में अकेले घूमते हुए तंबू में रहकर बिताए। उनके पास कंपनी के लिए कला आपूर्ति के अलावा कुछ नहीं था। 1934 में ओकीफे ने एक भूतिया खेत में थोड़ी ज़मीन खरीदी और स्थायी रूप से रेगिस्तान में बस गई। उन्होंने अपना एकांतवास बनाने में लगभग 4 साल बिताए। उनके पास कोई बड़ा घर नहीं था, वह छोटा सा और साधारण घर था जहाँ से सेरो परनाल पहाड़ों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। वह घर उनका ठिकाना बन गया जहाँ वह लगभग शताब्दी तक मज़े से अकेले और आनंदमय एकांत में रही और तब तक चित्र बनाती रही जब तक उनका शरीर इसकी अनुमति देता रहा। जॉर्जिया ओकीफे की कला और उसके पीछे की प्रेरणा सरल थी। मैं जो देख रही थी मुझे उसकी नकल नहीं करनी थी, बल्कि उसके बारे में जो महसूस हो रहा था उसका समकक्ष बनाना था। जॉर्जिया ओकीफे पहली या एकमात्र कलाकार नहीं है जिन्हें एकांत में प्रेरणा मिली। इतिहास उन महान कलाकारों, योद्धाओं और लेखकों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने जब अपने साथ एकांत में समय बिताया तो उनका दिल सीधे उनसे बात कर पाता था। जॉर्जिया की तरह निकोला टेस्ला ने भी एकांत को प्राथमिकता दी और कहा, निर्बाध एकांत में दिमाग और तेज चलने लगता है। सोचने के लिए किसी भी बड़ी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। मौलिकता रचनात्मक दिमाग को पंगु बनाने वाली बाहरी प्रभाव से मुक्त एकांत में ही पनपती है। अकेले रहो, यदि आविष्कार का रहस्य है अकेले रहो, तभी विचारों का जन्म होता है। यही कारण है कि बहुत से सांसारिक चमत्कारों की उत्पत्ति साधारण परिवेश में हुई है। विंसेंट वैन गॉग पश्चिमी कला के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है और प्रभावशीलोत्तर चित्रकार थे। हालांकि विंसेंट अपनी मृत्यु के बाद ही लोकप्रिय हुए और उन्होंने एकांत में ही रहते हुए अपने जीवन काल में 2100 से अधिक कलाकृतियां बनाई। विंसेंट अक्सर अकेलापन महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन पर रोने या दिखावटी अपमानजनक साथ ढूंढने के बजाय खुद को और अकेलेपन के साथ अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बार कहा था, हालांकि मैं अक्सर दुख की गहराइयों में रहता हूँ, फिर भी मेरे अंदर शांति, शुद्ध सद्भाव और संगीत है।